नमस्कार विद्यार्थियों, आइए हम अध्ययन करते हैं शिक्षण विधियां पार्ट 2। प्रश्न 1, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शिक्षा की किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से, बी प्रौढ़ शिक्षा से, सी माध्यमिक शिक्षा से, डी उच्च शिक्षा से। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो शिक्षा की अवस्था से संबंधित है वह है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से। प्रश्न 2, शिक्षा के किंडरगार्टन प्रणाली का योगदान दिया था? ऑप्शन ए टीपीनन ने, बी स्पेंसर ने, सी फ्रोबेल ने, डी मॉन्टेसरी ने। तो किंडरगार्टन प्रणाली का जो सिद्धांत दिया था, योगदान जो इसका दिया था वो है फ्रोबेल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 3, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्य कार्य है? SCRT, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका प्रमुख जो कार्य है वह ऑप्शन ए शिक्षा में शोध के लिए सुविधाएं प्रदान करना, बी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, सी शिक्षा निदेशालय के कार्य में मदद करना, डी शिक्षकों को पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो कार्य है वह है ऑप्शन ए शिक्षा में शोध के लिए सुविधाएं प्रदान करना। प्रश्न 4, नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं? ऑप्शन ए ग्रामीण बच्चों के लिए, बी गरीब बच्चों के लिए, सी मंदबुद्धि बच्चों के लिए, डी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। तो नवोदय विद्यालय जो प्रारंभ किए गए हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किए गए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 5, पर्यावरण शिक्षा विद्यालयों में पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि? ऑप्शन ए इससे पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा, बी यह जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, सी इससे शिक्षकों को रोजगार मिलेगा, डी हम पर्यावरण से बच नहीं सकते। तो पर्यावरण शिक्षा जो विद्यालयों में दी जानी चाहिए वह इसलिए क्योंकि तो इससे क्या होगा, पर्यावरण यह जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 6, विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा, बी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार द्वारा, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, डी एनसीईआरटी द्वारा। तो जो विश्वविद्यालय को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वह है यूजीसी द्वारा, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आप सबको पता है पहले विश्वविद्यालय आयोग बना था 1948 में, उसके बाद 1953 में यूजीसी की संकल्पना की गई थी और 1956 में यूजीसी पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। प्रश्न 7, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए, बी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा के लिए, सी सर्व शिक्षा अभियान पूरा करने के लिए, डी शिक्षा का अपव्यय ग्रामीण क्षेत्रों में रोकने के लिए। तो जो नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है वह है ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा के लिए, क्योंकि आपको पता है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का आरक्षण ज़्यादा रहता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रबुद्ध बच्चे अर्थात जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा लिया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग आता है? ऑप्शन ए 2 से 18 वर्ष, बी 4 से 14 वर्ष, सी 18 से 21 वर्ष, डी 15 से 35 वर्ष। तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जो आयु वर्ग आता है वह है ऑप्शन डी 15 से 35 वर्ष। प्रश्न 9, छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए सर्वोत्तम उपाय निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए मूल्यांकन में परिवर्तन करना, बी सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, सी सहगामी क्रियाओं को बढ़ावा देना, डी शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन करना। जो छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए जो उपाय सबसे प्रमुख है वह है ऑप्शन ए मूल्यांकन में परिवर्तन करना। प्रश्न 10, शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है? ऑप्शन ए वह अपने समुदाय की सेवा करे, बी वह प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुसरण करे, सी वह छात्रों का कल्याण करे, डी वह मित्र शिक्षकों की मंडली में रहे। तो शिक्षक का जो सर्वोच्च कर्तव्य है वह ऑप्शन सी छात्रों का कल्याण करे। छात्रों का कल्याण से बहुत सारे विद्यार्थी अर्थ लगाते हैं कि वह शिक्षक छात्रों को नकल भी कराए तो वो छात्रों का कल्याण नहीं कहलाता है। छात्रों का कल्याण का मतलब
कि छात्र के लिए जो सही है, जिससे विद्यार्थी एक निष्पक्ष, स्पष्ट और सिद्धांतवादी व्यक्ति और अच्छा नागरिक बन सके, उस हिसाब से छात्रों का कल्याण करके उस छात्र को आगे बढ़ाए। प्रश्न 11, पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन नामक संस्था का निम्नलिखित का आभास होता है। ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन, बी पेरेंट टीचर एसोसिएशन, हमने प्रश्न में यही उत्तर बोल दिया है, सी प्राइवेट ट्यूटर एसोसिएशन, डी प्रिंसिपल टीचर एसोसिएशन। तो पीटीए का जो आभास होता है वो है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 12, निम्नलिखित व्यवसायों में सर्वोच्च सदस्यता किस व्यवसाय की है। ऑप्शन ए दंत चिकित्सकों की, बी अभियांत्रिकी की, सी कानूनविदों की, डी शिक्षकों की। तो इन व्यवसायों में जो सर्वोच्च सदस्यता जिस व्यवसाय की है वह है शिक्षकों की, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर सर्वोच्च सदस्यता का मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा सम्मान और आत्मसिद्धि के भाव होते हैं। प्रश्न 13, कुछ दशक पूर्व एक माध्यमिक स्तर का शिक्षण प्राथमिक स्तर के शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था, इसका प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम अधिक जटिल हो जाता है, अतः शिक्षण स्तर अधिक ऊंचा हो जाता है। बी माध्यमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण अधिक जटिल होता है, जिससे इस स्तर का महत्व बढ़ जाता है। सी माध्यमिक स्तर के शिक्षक का वेतनमान अधिक होता है, इसलिए उसका अधिक सम्मान किया जाता है। डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो कुछ दशक पूर्व माध्यमिक स्तर के शिक्षण प्राथमिक शिक्षण से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, इसका जो प्रमुख कारण है वह है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। प्रश्न 14, नैतिक मूल नियमावली का अर्थ है। ऑप्शन ए कुछ निश्चित मानदंड का पालन व्यवसाय विकास में कार्यरत सही व्यक्ति करते हैं। बी आदर्शों और सिद्धांतों की सूची पत्र इससे किसी व्यवसाय के प्रत्येक सदस्य पर लागू किया जाता है। सी ऐसे निश्चित मानदंड जिसका अनुमोदन तो उच्च अधिकारी करते हैं किंतु पालन निम्न स्तर के कर्मचारी करते हैं। डी किसी व्यावसायिक जगत की एक आवश्यक बुराई है। तो नैतिक मूल नियमावली का जो अर्थ है ऑप्शन ए कुछ निश्चित मानदंड जिनका पालन व्यवसाय विकास में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 15, शिक्षकों की नैतिक मूल संहिता कोड ऑफ इथिक्स उन्हें आज्ञा प्रदान करती है। ऑप्शन ए शिक्षक बालकों को शिक्षण शुल्क लेकर पढ़ाएं। बी शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करें। सी शिक्षक किसी रिक्त स्थान के विज्ञापन होने से पूर्व अपना प्रार्थना पत्र भेज दें। डी शिक्षक सभी गुप्त बातों को अपने प्रधानाचार्य को बता दें। तो जो नैतिक मूल संहिता कोड ऑफ इथिक्स नियम बनाया गया था शिक्षकों के लिए वह ऑप्शन बी शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता कर सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अर्थात कक्षा के अंदर राजनीति करने की बात उनको रोकी गई है, लेकिन कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करना उनका अधिकार है। प्रश्न 16, एक शिक्षक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन ए यह संगठनों का राजनीतिकरण हो गया है। बी इन संगठनों में महिला एवं पुरुषों का विभेदीकरण हो गया है। सी इन संगठनों में सहयोगात्मक रवैया समाप्त हो रहा है। डी इन संगठनों का निर्माण स्थानीय राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर किया जाता है। शिक्षक संगठन के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। तो वर्तमान में जो इनके संदर्भ में तथ्य सही है वह है इन संगठनों में सहयोगात्मक रवैया अब समाप्त हो गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 17, यदि शिक्षण व्यवसाय की तुलना अन्य व्यवसायों से करें तो इसमें सबसे बड़ी कमी प्रतीत होती है। ऑप्शन ए इसका प्रशिक्षण स्तर, बी प्रशिक्षण संस्थान, सी उत्तम वेतनमान, डी उचित सामाजिक दृष्टिकोण। तो शिक्षण व्यवसाय की तुलना यदि अन्य व्यवसायों से हम करें तो इसमें जो सबसे बड़ी कमी प्रतीत होती है वह है ऑप्शन सी उत्तम वेतनमान। बहुत सारी जगह आप देखते हैं शिक्षकों का वेतनमान अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा एक क्लर्क और चपरासी की अपेक्षा भी कम होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की स्थिति है। फिर भी यदि संपूर्ण स्थिति को आधार बनाकर देखें तो शिक्षकों का वेतनमान कहीं ना कहीं कम होता ही है। प्रश्न 18, वर्तमान काल में शिक्षक
शिक्षक के सम्मान का स्तर आंका जाता है? ऑप्शन ए, एक व्यावसायिक कर्मी से कुछ अधिक, बी, केवल व्यावसायिक कर्मियों के समकक्ष, सी, एक मजदूर के समकक्ष, डी, एक मजदूर एवं व्यावसायिक कर्मी के मध्य की स्थिति के रूप में। तो जो वर्तमान में काल में शिक्षक का जो सम्मान स्तर माना जाता है, तो उसे माना जाता है कि शिक्षक एक मजदूर से ऊपर है और व्यावसायिक कर्मी से कम है। तो इन दोनों के मध्य की स्थिति में शिक्षक को आज सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 19, निम्नलिखित शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सर्वाधिक अमान्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए, छात्रों के घर पर आतिथ्य ग्रहण करना, बी, छात्रों की देखभाल एवं उन्हें अनुशासित करना, सी, पाठ्यपुस्तकों का अभिलेख तैयार करना, डी, छात्रों की परीक्षा एवं अंक सूची तैयार करना। जो शिक्षकों के लिए कर्तव्य सर्वाधिक अमान्य घोषित किया गया है वह है छात्रों के घर पर आतिथ्य ग्रहण करना। इससे क्या होता है कि बहुत दूसरे छात्र को यह स्थिति लग जाती है, यदि कोई शिक्षक एक छात्र के घर आतिथ्य ग्रहण करता है तो उसे ये लगता है कि मेरे खिलाफ पक्षपात हो सकता है। तो दूसरे विद्यार्थी को ऐसा आभास ना हो, इसलिए किसी भी छात्र के विद्यार्थी के घर आतिथ्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 20, विज्ञान के विकसित साधनों एवं शैक्षिक उपकरणों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ है? ऑप्शन ए, शिक्षा के प्रसार में इससे बड़ी सहायता मिली है, बी, पुस्तकों की स्वच्छ एवं सुंदर छपाई ने मोटे बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, सी, शिक्षा के हर क्षेत्र में शुद्धता एवं गति आई है, डी, उपरोक्त सभी। तो विज्ञान के विकसित साधनों के शैक्षिक उपकरणों में शिक्षा के क्षेत्र से लाभ हुआ है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात ये सारे बिंदु उस काम के हैं। प्रश्न 21, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, बी, छात्र केंद्रित हो, सी, समाज केंद्रित हो, डी, रोजगार केंद्रित हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित अर्थात बाल केंद्रित हो। इस आधार पर शिक्षा सार्थक होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लेकिन बाल केंद्रित का मतलब भी पूरी तरह से बालक को एक सफल नागरिक बनाने में सक्षम बनाए, वैसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। केवल कागजी रूप में वैसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, बी, शिक्षक को मंदगति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए, सी, शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए, डी, उपरोक्त सभी। तो जो कथन इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, इसमें जो ऊपर तीनों कथन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 23, एक डॉक्टर या अध्यापक में यह समानता है कि ऑप्शन ए, दोनों ही समाजसेवी होते हैं, बी, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, सी, दोनों आरंभ में एक जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, डी, दोनों ही व्यवसायी हैं। तो डॉक्टर और अध्यापक में जो समानता है वह है दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 24, शिक्षा दर्शन बताता है कि शिक्षा दी जाए और क्यों, क्या शिक्षा दी जाए और क्यों। इसके विपरीत शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा के ऑप्शन ए, कब और कैसे पहलू से है, बी, किसे और कब पहलू से है, सी, किसको और क्यों पहलू से है, डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, शिक्षा दर्शन बताता है कि क्या शिक्षा दी जाए और क्यों दी जाए। इसके विपरीत शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किस बिंदु से है, किस चीज़ से है। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान जो बताता है वह कब और कैसे पहलू से का अध्ययन करवाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 25, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, पेस्टोलॉजी, बी, डीवी, सी, हर्बर्ट, डी, स्पेंसर। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं वह हैं, वैसे तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य जनक थॉर्नडाइक हैं, लेकिन इसमें जो दिया गया है शिक्षण विधियों संबंधी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो वह हैं हर्बर्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 26, त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया है? ऑप्शन ए, राधाकृष्णन आयोग 1948-49, बी, कोठारी आयोग 1964-66, सी, बेसिक शिक्षा समिति, डी, मुदालियर आयोग 1952-53।
तो त्रिभाषा सूत्र जो दिया है, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला जो दिया गया है वह ऑप्शन ए, नहीं, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला कोठारी आयोग द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 27, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? ऑप्शन ए बेसिक शिक्षा, बी प्रोजेक्ट विधि, सी शिक्षा की खेल विधि, डी व्यावसायिक शिक्षा। तो प्रयोजनवाद ने जो जन्म दिया वह है ऑप्शन बी प्रोजेक्ट विधि। प्रश्न 28, अभिप्रेरणा एक, ऑप्शन ए भौतिक अवस्था है, बी मनोवैज्ञानिक अवस्था है, सी नैसर्गिक अवस्था है, डी सहज अवस्था है। तो अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, ऑप्शन ए छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, बी अनुशासन बनाए रखने के लिए, सी छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, डी शिक्षण के लिए। तो एक शिक्षक कक्षा में जो प्रश्न पूछता है वह है ऑप्शन डी शिक्षण के लिए। प्रश्न 30, परामर्श प्रदान करने की स्थिति में एक परामर्शदाता जो प्रथम कार्य करता है वह है ऑप्शन ए अपने छात्र से मधुर संबंध स्थापित करना, बी छात्र के मुख से उसकी समस्या को समझना, सी छात्र संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उसकी समस्या की जड़ तक पहुंचना, डी छात्र को परामर्श प्राप्त करने के विभिन्न नियमों को बताना। तो परामर्श प्रदान करने की स्थिति में एक परामर्शदाता जो कार्य करता है वह है छात्र संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उसकी समस्या की जड़ तक पहुंचना, क्योंकि परामर्शदाता जब समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचेगा तब विद्यार्थी का परामर्श कैसे करेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसी के साथ धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए और आगे बढ़िए।